दोस्तों बात करें अगर हम 8 मार्च 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि दो मुख्य खबरें हमारे तमिलनाडु स्टेट से देखने को मिल रही हैं। आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन जी, उन्होंने दरअसल में अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को लिखा है कि वो ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑन डीलिमिटेशन को ज्वाइन करें। दोस्तों दरअसल में ना तमिलनाडु एंड इनफैक्ट काफ़ी सारी जो सदर्न स्टेट्स हैं, उनको एक बहुत बड़ी चिंता ये है कि जब डीलिमिटेशन होगा, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सीट्स कम हो जाएं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। क्योंकि देखो ज़्यादातर सदर्न स्टेट्स ने एंड कुछ और स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब उनको डर ये है कि उन्होंने तो पॉपुलेशन कंट्रोल किया और इसका नुकसान कि उनको ना हो जाए, उनकी परसेंटेज नंबर में जो सीट्स हैं वो कहीं कम ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने ओडिशा, पंजाब, बंगाल और साथ साथ जो सदर्न स्टेट्स हैं उन सबको लिखा है कि सब मिलकर इसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, ये जो डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज है, जिससे कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद उनको नुकसान होने वाला है। दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें, हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी, वो भी तमिलनाडु गए थे, तो उन्होंने भी यहाँ पे बात करी कि जो के स्टालिन जी हैं वो अक्सर बोलते रहते हैं कि सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तमिल को प्रमोट नहीं कर रही, वो हिंदी को ही प्रमोट कर रही है, तमिल के अगेंस्ट है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जो इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, उनको इंग्लिश में, सॉरी, उनको आप तमिल में पढ़ाइए, राइट, उससे तमिल और प्रमोट होगी। इनफैक्ट कुछ कॉलेजेस हैं भी तमिलनाडु के अंदर जो तमिल लैंग्वेज के अंदर ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं, बट आप खुद ही प्रमोट नहीं करना चाह रहे, ऐसा यहाँ पे अमित शाह जी का यहाँ पे कहना था। दोस्तों डेट है आज की 8 मार्च 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग कोट मैंने कहीं पे पढ़ी थी। फॉर मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री अनोनिमस वाज अ वुमन। दरअसल में ये जो कोट है ये वर्जीनिया वुल्फ जी की है, राइट। उन्होंने अपना जो एक ऐसे था अ रूम ऑफ वंस ओन, उसके अंदर ये बात करी है कि हमने ना, जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो सब लोगों ने जो हिस्ट्री पढ़ी है वो कहीं ना कहीं मेन के परस्पेक्टिव से पढ़ी है। ज़्यादातर हिस्टोरियंस हमें मेन देखने को मिलते हैं, तो महिलाओं का जो रोल था इन अवर हिस्ट्री, उसको हम कहीं ना कहीं उतने अच्छे ढंग से रिकॉग्नाइज कभी कर नहीं पाए हैं। हालांकि बहुत सारी महिलाओं ने कोशिश ज़रूर करी, बट ड्यू टू पेट्रियार्की, ड्यू टू एक तरह से जो बायसनेस हमें पिछले कई सदियों में देखने को मिला अगेंस्ट द वुमेन, उस वजह से हिस्ट्री के अंदर महिलाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन हम उतना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। दोस्तों आज 8 मार्च है एंड आज वुमेंस डे है, तो सबसे पहले तो आप सबको इसकी अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कि हम इस बात को रिकॉग्नाइज करें कि महिलाओं का इस दुनिया के अंदर उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना कि मेल का है, राइट। कई बार हम लोग हिस्ट्री के लेंस से या बाकी और चीज़ों के लेंस से, इवन इकोनॉमी के लेंस में जब हम बात करते हैं ना जीडीपी कैलकुलेशन में, हम जानते हैं कि उस बार महिलाएं इतना इंपॉर्टेंट काम करती हैं, पर उनको जीडीपी के अंदर हम उनको कैलकुलेट कर ही नहीं रहे। जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ या जो और इंपॉर्टेंट वो काम करती हैं, उनका कोई रिकग्निशन उनको कभी मिलता ही नहीं। एंड आई थिंक ये इंपॉर्टेंट टाइम है कि इन चीज़ों को हम रिकॉग्नाइज करें। एक रिमाइंडर की तरह ये एक्ट करेगा कि महिलाएं हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस दुनिया को एक बहुत ही बेहतर प्लेस यहाँ पे बनाया है। एंड दोस्तों इसी वजह से आप नोटिस कर पाएंगे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी ना एक बहुत इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल आया है, जहां पर उन्होंने बात करी है ताराबाई शिंदे जी के बारे में। दोस्तों ताराबाई शिंदे जी के बारे में थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल में ताराबाई शिंदे जी ने, इन्होंने यहाँ पे 1882 के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका एक टेक्स्ट है जिसका नाम है स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, बेसिकली फीमेल और मेल का जो कंपैरिजन है उसके ऊपर उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा है, और ऐसा बताया जाता है कि ये भारत का पहला फेमिनिस्ट टेक्स्ट है। तो आप सोच पाओगे 1882 के अंदर कितना इंपॉर्टेंट वर्क इन्होंने यहाँ पे उस टाइम किया था, राइट। तो इनके थोड़े से हम इनके बारे में जान लेते हैं। दरअसल इनका जो जन्म था वो बुल्डाना महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, और ये अपने फादर से काफी इनको एनकरेजमेंट मिला, जिनका नाम था बापूजी हरी शिंदे। दरअसल में वो जो ज्योतिराव फूले है ना, उनके आपके साथ में वो जुड़े हुए थे, तो डेफिनेटली उन्होंने, इनके जो फादर थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इनकी लाइफ के अंदर, एंड इनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करी। उस समय के ऊपर लोगों को, महिलाओं को खासकर मैं बात करूं, इतना एजुकेट नहीं किया जाता था। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, जब इनकी शादी हो जाती है उसके बाद भी वो अपने हस्बैंड के घर ना जाने की बजाय अपने फादर के घर में ही रहती हैं, एंड इनफैक्ट वो चाइल्डलेस भी होती हैं, राइट। तो एक बहुत ही रेयर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो ये जो इनके कहीं ना कहीं पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, इन्होंने ही इनका जो माइंड सेट था वो वैसा डेवलप किया। एंड इनका जो पब्लिकेशन थी, जो मैंने बताया स्त्री पुरुष तुलना, वो बहुत ही बड़ा उसका इम्पैक्ट हमें आज भी देखने को मिलता है। जो इनकी जो बुक है 1882 की, जो स्त्री पुरुष तुलना, उसमें बहुत सारे जेंडर इनइक्वालिटीज को क्वेश्चन किया है। इनफैक्ट ना इन्होंने बहुत सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स का भी एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारे माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल्स दिए हैं जहां पर उन्होंने बात किया है कि महिलाओं को वहां पे ऑप्रेस किया जाता था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल उन्होंने अपनी वर्क के अंदर यहाँ पे बताए हैं।
इसके साथ ही साथ सत्यशोधक समाज जो था, जो कि ज्योतिराव फुले जी और आपकी जो सावित्रीबाई फुले हैं उनके द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, तो उसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्टर थी। जेंडर इक्वालिटी के लिए, विडो री मैरिज के लिए उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम किया। स्टार्टिंग में इनका जो वर्क था, जो बुक की मैं बात करता था, स्त्री पुरुष तुलना, उसको स्टार्टिंग में इग्नोर किया गया, बट 1975 में मराठी स्कॉलर एस जे मालशे जी के वर्क्स के द्वारा इनके काम को वापस से रिकॉग्नाइज किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बनता है जिसके माध्यम से दुनिया भर में जो जेंडर डिबेट्स हैं उनको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे एंड अंडरस्टैंड करते हैं एआईएफ स्कीम, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जो स्कीम थी ना, ये 2020 में लॉन्च हुई थी एंड इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि जितनी भी पूरी फंडिंग होगी वो कहाँ से आएगी सर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरी की पूरी फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। और इसका जो ऑपरेशनल पीरियड है वो 2020-21 से लेकर 2032-33 तक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि 12 साल का ये स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। अब नाम में क्या है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो आप थोड़ा समझ गए होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा अर्थ क्या है। दरअसल में ना, जब एक फसल को काट दिया जाता है तो पोस्ट हार्वेस्ट बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं आपको एक डेटा देता हूं, दरअसल में ना नीति आयोग ने कुछ साल पहले एक सर्वे किया था, उसमें उन्होंने ये पाया था कि हर साल 90,000 करोड़ से भी ज्यादा क्या हो जाता है, हमारा वेस्टेज हो जाता है एग्रीकल्चर का। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब इसी चीज को डेवलप करने के लिए सरकार ने ये स्कीम लाई, जिसके अंदर सरकार ने बात करी कि इसके माध्यम से हम क्या डेवलप करना चाहते हैं। वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज, टाइलोस, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग यूनिट, इसके अलावा आपके प्रोसेसिंग एंड वैल्यूडेशन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट्स हो गया, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है। इवन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो आपके कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स या फिर सोलर पावर इरिगेशन, ये सब भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। पीएम कुसुम में आप जानते होंगे किस तरह से सोलर पंप्स यहाँ पे लगाए जाते हैं, तो इसको बाकी स्कीम के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है। हम बस यही चाहते हैं कि हमारा जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना भारत देश के अंदर, वो और बढ़िया हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पर ये स्कीम लाई गई। तो इसके बेनिफिट कौन ले सकते हैं सर? देखो एक्चुअली पता क्या होता है, इसके माध्यम से ना 1 लाख करोड़ तक का लोन मिल सकता है थ्रू द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। मतलब लोन देखो कौन देंगे, हमारे जो बैंक वगैरह होंगे वही लोन देंगे, और इसमें इंटरेस्ट भी होगा। 9% की कैपिंग है, मतलब मैक्सिमम इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज कर सकते हैं ऑन दीज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लोन्स, वो मैक्सिमम 9% हो सकता है। इसके अलावा मान लीजिए आपका जो लोन था वो 2 करोड़ से तक का था फॉर 7 ईयर टाइम पीरियड, उस केस में 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी है, मतलब 3% लोन फिर कम लगेगा। तो 3% लोन ये कौन देगा या इंटरेस्ट कौन देगा, ये गवर्नमेंट बियर करेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे सरकार आपको मदद करने की कोशिश कर रही है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और सरकार आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। इवन सरकार जो है वो यहाँ पे क्रेडिट गारंटी भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। अब आप नोटिस कर पाओगे, अगर तो कोई प्राइवेट सेक्टर एंटिटी जैसे आपका किसान, एग्री एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप इस तरह से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत कुछ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, उस केस में वो 25 प्रोजेक्ट यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 25 प्रोजेक्ट में वो यहाँ पर इसके अंतर्गत वो एलिजिबल हैं, और हर प्रोजेक्ट के लिए उनको मैक्सिमम 2 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। और अगर मान लो एक ही जगह पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं तो वो विद इन द 2 करोड़ कैप ही आपको यहाँ पे उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। हालांकि अगर कोई स्टेट एजेंसी, कोऑपरेटिव, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप इसको लिए यहाँ पे काम कर रहा है, तो उनकी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब वो कितने मर्जी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी एप्लीकेंट है, चाहे किसान हो, चाहे इंडिविजुअल फार्मर है, चाहे एग्रीप्रोन है या स्टार्टअप वाला है, कोई भी है, उसको कम से कम 10% प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो है वो खुद कंट्रीब्यूट यहाँ पे डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। तो इंडिविजुअल फार्मर्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें सोशल जस्टिस का भी ध्यान रखा गया है। 24% जो टोटल ग्रांट्स होंगी ना, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर्स को दी जाएंगी, जिसमें 16% शेड्यूल कास्ट एंड 8% फॉर एसटी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी एफपीओस भी हो सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट सोसाइटीज भी यहाँ पे हो सकती हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स, स्टेट एजेंसीज, पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, एंड स्टार्टअप्स एंड एग्रीटेक कंपनीज, ये सारी एलिजिबल हैं इसके अंदर। हालांकि आपको जो ध्यान में रखना है वो ये पॉइंट है कि पीएसयूज जो हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल नहीं है। हालांकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर अलाउड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारा मुद्दा था एआईएफ स्कीम का, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। दरअसल में अभी न्यूज में पता क्यों है, क्योंकि सरकार ने अभी इस पर्टिकुलर स्कीम का जो स्कोप है वो बढ़ा दिया है। इनफैक्ट जैसे पंजाब ने काफी अच्छा खासा पैसा इसके अंदर इस्तेमाल किया है, तो दे आर आस्किंग फॉर मोर मनी। तो इस वजह से भी आप कह सकते हो कि यहाँ पर आप नोटिस करने को मिलेगा कि सरकार ने इस स्कीम को जो स्कोप था उसको एक्सपेंड करने की यहाँ पे कोशिश करी है। अगला दोस्तों हमारे सामने टॉपिक है वो है गोल्डन डोम का। दोस्तों जब भी आप गोल्डन डोम सुनेंगे ना, आपको ध्यान में आना चाहिए
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए। आप लोगों ने ना शायद, अगर आप प्रीलिम बूस्टर रेगुलरली फॉलो करते हो, आप लोगों ने आयरन डोम के बारे में सुना होगा। और ये इजराइल का क्या है, ये इजराइल का आपको डिफेंस सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। क्या होता है आयरन डोम के अंदर? देखो, आयरन डोम इस तरह से बनाया गया है ना कि इसराइल के कुछ एरियाज के ऊपर, मान लीजिए शॉर्ट रेंज रॉकेट्स, आर्टिलरी शेल्स या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, जो ड्रोन्स की बात हो रही है यहाँ पे, अगर उनके माध्यम से कोई अटैक करता है ना, तो यहाँ पर उनको इंटरसेप्ट करके उनको बिल्कुल खत्म किया जा सकता है यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ आयरन डोम। ठीक है, ये इसराइल की आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। पर ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर ही है इसराइल के, ऐसा नहीं है कि पूरी कंट्री के क्रॉस है। तो कुछ एक की लोकेशंस के ऊपर ये यहाँ पर इस तरह से डिप्लॉय करी गई है। अब यूएसए का भी सिमिलर आइडिया है। वो पता क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि पूरे के पूरे देश में, पूरे यूएसए में एक नेशनल वाइड डिफेंस वो बना दें, ताकि कैसी भी हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल, कोई भी एक मिसाइल उनके तरफ आए तो उसको वो आराम से इंटरसेप्ट करें एंड उसको वहीं पे उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। ऐसा यहाँ पे यूएसए का प्लान आपको देखने को मिल जाएगा। तो नेशन वाइड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यहाँ पर आपके स्पेस बेस्ड सेंसर्स इंटरसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे मिसाइल थ्रेट्स को बहुत ही जल्दी, एंड ग्राउंड बेस्ड एंड नेवल डिफेंस जो होंगे वो एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर होंगी। मतलब इस तरह से पहले तो आपका एक डिफेंस सिस्टम बन जाएगा, ये इंटरसेप्ट करते रहेंगे एंड अकॉर्डिंगली बाकी चीजें उसको यहाँ पे कंपनसेट, या उसको, या आप कह सकते हो कि वो बाकी चीजें इनको हेल्प करेंगी। तो कोई भी आपका हाइपरसोनिक बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल होंगी, उनके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होंगे एंड अकॉर्डिंगली उनको समय के ऊपर इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। तो ये है यूएसए का प्लान गोल्डन डोम। ठीक है, तो इससे उनकी सिक्योरिटी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं ड्यूलिया एलिगेंस के बारे में। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, आपको ये सुंदर से आपको फ्लावर्स देख रहे होंगे, है ना? ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं पर हैं बड़े खतरनाक। क्यों? क्योंकि सर ये हैं इनवेजिव स्पीशीज। ऐसा क्यों सर? इसका कारण पता क्या है? ये दरअसल में आपको नेचुरली पाए जाते हैं इन वेट ट्रॉपिकल बायोम्स ऑफ ब्राजील। ठीक है, इनको कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसको ब्राजीलियन पेटूनिया हो गया, ठीक है, क्रिसमस प्राइड हो गया, वाइल्ड पेटूनिया हो गया, इस नामों से भी इसको यहाँ पे जाना जाता है। तो है तो इनकी नेचुरल हैबिटेट जो ब्राजील के अंदर है, बट बाद में आप नोटिस करने को मिलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा में लगभग 10 साल पहले इनको यहाँ पे देखा गया था। इसके अलावा फिर इसको इंट्रोड्यूस किया गया अंडमान आइलैंड्स, जमैका, प्योर्टो रिको हो गया, है ना, इनमें इंट्रोड्यूस किया गया। एंड रिसेंटली इनको देखा गया असम के दिग्बोय के अंदर। तो यहाँ पर ना ऐसा माना जा रहा है कि असम के दिग्बोय के अंदर इनका दिखना कहीं ना कहीं नेटिव बायोडाइवर्सिटी को बहुत ही खतरा पहुंचा सकता है। इनफैक्ट ना इनके और भी अलग अलग इन्वेसिव रोएला स्पीशीज आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे एक तो रोएला एलिगेंस ही है, उसके अलावा रोएला सिलिएटा फ्लोरा, रोएला सिंप्लेक्स एंड रोएला ट्यूबरोसा। ठीक है, तो ये कुछ और भी इसकी इन्वेजिव स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अब इसके माध्यम से होगा क्या? देखो यार, जब इन्वेजिव स्पीशीज होती हैं वो कहीं ना कहीं compete करेंगी बाकी आपकी जो नेटिव हैं उनके साथ, है ना, फॉर सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, रिसोर्सेज के लिए compete होता है एंड उसमें ये जीत जाते हैं एंड जो नेटिव स्पीशीज हैं उनके खत्म होने का एक खतरा रहता है। बायोडाइवर्सिटी को ऑल्टर कर देंगे, पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, नेटिव स्पीशीज की एक्सटिंक्शन भी हो सकता है एंड इससे कहीं ना कहीं आपके इन्वायरमेंट को भी काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ये जो रियोला एलिगेंस अभी हमें असम दिग्बोय में देखने को मिले हैं, इससे ऐसा बताया जा रहा है कंजर्वेशनिस्ट के द्वारा कि इससे हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं नेवी के आईएनएसवी तारिणी के बारे में। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आखिर ये है क्या। दोस्तों, एक ना हमारा एक्सपीडिशन है जिसका नाम है नाविका सागर परिक्रमा 2 एक्सपीडिशन। ठीक है, तो हो पता क्या रहा है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत हमारा जो आईएनएसवी है तारिणी, राइट, वो दुनिया भर के अंदर इस तरह से सर्कमनेविगेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? इस तरह से मूव कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी एक शिप है जो यहाँ से गोवा से स्टार्ट करी और ये गोवा से शुरू होते होते कहाँ गई? फर्स्ट लेग के अंदर ये आपका ये जो फर्मेंटेल है, ठीक है, फ्रीमेंटल, सॉरी, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में वो पहुंची। ठीक है, ये फर्स्ट लेग है। फिर यहाँ से मूव किए न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड से यहाँ पे चलते चलते फिर मैप के इस साइड आ जा, यहाँ पे ये लेग 3 में यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड तक पहुंचेंगे। फिर यहाँ से आप नोटिस कर पाओगे फॉकलैंड आइलैंड से वो जाएंगे लेग 4 के अंदर केप टाउन एंड फिर लेग 5 के अंदर केप टाउन से वापस इस तरह से वापस गोवा। दिस इज द होल एक्सपीडिशन। इसमें टोटल 5 लेग्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये स्टार्टिंग वाली लेग 1, ये लेग 2, ये वाला जो अब तक था ये लेग 3, ये फिर लेग 4 एंड लास्ट लेग 5 होगा आपका, जिसके माध्यम से फॉकलैंड आपका जो केप टाउन से आपका वापस गोवा आएंगे। तो अभी क्या हुआ है? अभी ये 4th लेग के ऊपर पहुंच गए हैं, इसीलिए यहाँ पर ये न्यूज़ में था। पर क्या हाँ सर हमने इसको कभी पहले भी डिस्कस किया है? हाँ जी, बिल्कुल हमने इसको डिस्कस किया है। याद करो, थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ ना पॉइंट नीमो डिस्कस किया था, आया याद?
मैंने आपको बताया था कि पॉइंट नीमो को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है इनएक्सेसिबिलिटी पॉइंट, ठीक है, ओशन पॉइंट ऑफ या ओशन पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। यहां से ना ये जो पॉइंट नीमो है इसके आसपास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लिटरली, ठीक है। आप इसके जो नियरेस्ट अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो आपको ये सब आइलैंड्स आपको नियरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो इनफैक्ट ना ये इतना रिमोट है कि कभी कोई मान लो कोई स्पेस क्राफ्ट है, हमें उसको वापस धरती पे गिराना होता है, हम उसको कहाँ पे गिराते हैं, हम उसको पॉइंट नीमो में गिराते हैं, क्योंकि यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। इसीलिए इसको कई बार स्पेस क्राफ्ट का ग्रेव यार्ड के नाम से भी हम जानते हैं। तो कुछ दिन पहले की बात है जब हमने डिस्कस किया था इसको पॉइंट नीमो को, तो मैंने आपको समझाया भी था कि किस तरह से पॉइंट नीमो को अभी रिसेंटली इन्होंने क्रॉस किया था, एंड अब यहाँ पर ये फोर्थ लेग के ऊपर यहाँ पे पहुंच गए हैं, ठीक है। बाकी इसका नाम जो था मैंने डिस्कस किया था आईएनएसवी तारिणी, सॉरी आईएनएसवी तारिणी नाम कहाँ से आया, जो आपका उड़ीसा के अंदर टेम्पल है, कौन सा, सर तारा तारिणी टेम्पल, बहुत ही फेमस टेम्पल है उड़ीसा के अंदर, उसके नाम के ऊपर इसका नाम यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो ये क्या है आईएनएसवी तारिणी, इट इज अ ग्लोबल सर्कम नेविगेशन मिशन अंडर द नाविका सागर परिक्रमा एक्सपीडिशन 2 मिशन। इसको बिल्ड किया गया है बाय एक्वेरियस शिपयार्ड लिमिटेड, एंड ये गोवा से स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2024 को। तो इस तरह से आप इस पॉइंट को यहाँ पे नोट कर सकते हो। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है LHDCP के बारे में, लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। देखो दरअसल में जो प्रोग्राम है ये तो था 2022 का, एंड इसकी कोशिश पता क्या है, आप समझ गए होंगे थोड़ा सा, लाइफ स्टॉक वर्ड तो समझते ही होंगे, हमारे जो पशु होते हैं उनकी हेल्थ और डिजीज को मतलब कंट्रोल करना, उसके लिए 2022 के अंदर हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2022 के अंदर, ठीक है। अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे इस पर्टिकुलर स्कीम के जो चीज़ें हैं थोड़ा सा उनको रिवाइज किया गया है, और इसमें एक नया कंपोनेंट ऐड किया गया है जिसका नाम है पशु औषधि। तो पुराने क्या कंपोनेंट थे और ये पशु औषधि क्या है, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि पैसा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी और स्टेट गवर्नमेंट भी देगी। कैसे देगी, अगर कोई नॉर्मल स्टेट है उसमें 60-40 का शेयरिंग होगा, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% आपका स्टेट गवर्नमेंट। हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90-10 रहेगा, एंड अगर मान लीजिए कोई यूटीज हैं वहां पर पूरी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगी। एंड फोकस क्या है, देखो यार इतनी सारी डिजीजेज हैं, जैसे आपको यहाँ पे नाम दिखाता हूँ, फुट एंड माउथ डिजीज, ब्रुसेलिस, आपका पीपीआर, ठीक है, इसके अलावा क्लासिक स्वाइन फीवर, लंपी स्किन डिजीज, एंथ्रेक्स, इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज इसके अंतर्गत आपको कवर्ड आपको देखने को मिल जाएंगी। कौन इंप्लीमेंट करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो कोशिश वही है कि वैक्सीनेशन वगैरह अच्छे से हों एंड इनका ध्यान रखा जाए, डिजीज को हम आउटब्रेक होने से पहले यहाँ पे रोक पाएं, ये है LHDCP का काम। अब इसमें ना 3 कंपोनेंट्स हैं, ध्यान से अंडरस्टैंड करना। पहला कंपोनेंट इसमें कौन सा है, सर पहला कंपोनेंट इसमें नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NADCP। इस कंपोनेंट के माध्यम से क्या कर रहे हैं, आपका जो FMD है, फुट एंड माउथ डिजीज, एंड जो ब्रुसेलोसिस है, इसी के रिगार्डिंग हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग मास वैक्सीनेशन। दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है ना वो है आपका लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल। अब ये जो सेकंड कंपोनेंट है इसके फर्दर 3 सब कंपोनेंट्स हैं। अब वो क्या है फर्दर सब 3 कंपोनेंट्स, उसमें आप नोटिस कर पाओगे, एक हो गया आपका CADCP, आपका क्रिटिकल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके माध्यम से आपका आपका क्लासिकल स्वाइन फीवर एंड आपका जो PPR पीछे डिस्कस किया था ना, आपके पेस्टिस पेस्टिस, उसको यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं। दूसरा है आपका आपका वेटनरी हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन करना। तीसरा है आपका स्टेट्स को मदद करना फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज, जैसे फॉर एग्जांपल लंपी स्किन डिजीज। तो ये आपके लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल का सेकंड कंपोनेंट है। एंड जो तीसरा कंपोनेंट है वो हमें डिस्कस करना है आज, दैट इज पशु औषधि, जो मैंने आपको बताया था नया कंपोनेंट ऐड किया गया है। अब ये क्या चीज है सर पशु औषधि जो नया ऐड किया गया है, देखो आप लोग कभी जन औषधि केंद्र गए हो, इनफैक्ट ना कुछ दिन पहले हमने डिस्कस भी किया था, यहाँ पर क्या मिलता है सर, यहाँ पर मिलती हैं जेनरिक मेडिसिन, है ना। और मैंने आपको बताया भी था जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं, जिनकी एफिकेसी तो सिमिलर होती है आपकी ब्रांडेड मेडिसिन की तरह ही, बट उनकी जो प्राइसिंग होती है, उनकी जो कॉस्ट होती है, वो बाकी मेडिसिन के मुकाबले काफी कम होती है एज कम्पेयर टू ब्रांडेड मेडिसिन, ठीक है। तो अगर सर हम लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सकती हैं, अच्छी दवाइयां, जेनरिक दवाइयां, तो क्यों ना पशुओं के लिए भी सेम चीज हो। तो इसीलिए सरकार ने पशु औषधि चीज बनाई है। तो बिल्कुल जैसे जन औषधि केंद्र में लोगों के लिए मिलती हैं, ऐसे ही पशुओं के लिए PM किसान समृद्धि केंद्र, इन केंद्र के माध्यम से इस तरह से आपको अफोर्डेबल जेनरिक वेटनरी मेडिसिन देखने को मिल जाएंगी। एंड जहां मान लीजिए PM किसान समृद्धि केंद्र नहीं है, वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से ये इस तरह की मेडिसिन आपको अवेलेबल हो जाएंगी, तो किसानों का खर्चा बच पाएगा टू टैकल द वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस इन एनिमल्स।
राइट। तो यही इसके बेनिफिट्स हैं। इससे लाइफ स्टॉक डिजीज का एक तरह से कंट्रोल होगा, लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगा क्योंकि अलग अलग आपकी रूरल एरियाज के अंदर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। एंड डेफिनेटली किसानों की भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ पाएगी क्योंकि देखो लाइफ स्टॉक डिजीज से कई बार ऐसा होता है कि उनकी डेथ हो जाती है, उससे किसान को बहुत नुकसान होता है, तो वो नुकसान भी यहाँ पर बच पाएगा। राइट। अब चल लेते हैं अपने कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की तरफ। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट पूछा हुआ है, आप बताएंगे इन तीनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था माजुली रिवर आइलैंड के रिगार्डिंग। यहाँ पर कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर लोकेटेड है इन असम। क्या ये बात सही है? यस, द आंसर इज करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट आपका पहला ट्रू हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे है डीपीडीएच कोल ब्लॉक द्योचा पश्चिमी दिवांगंज हरनिन सिंगा, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है क्या? नहीं, दिस इज इन वेस्ट बंगाल, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं, ना कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।